गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारा करंट अफेयर का नेक्स्ट सेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सो आज के करंट अफेयर्स के टॉपिक पहले जैसे टॉपिक्स की ही तरह ही ना सिर्फ प्रीलिम्स ओरिएंटेड होंगे, मेंस को भी हम लोग टारगेट कर रहे हैं और ऐसे करंट अफेयर्स को फिल्टर आउट करें जो आपके आंसर राइटिंग में भी यूजफुल हो और आपके प्रीलिम्स के फैक्ट्स के लिए भी यूजफुल हो। तो आज की सीरीज का फर्स्ट करंट अफेयर हमारा है ब्रिक्स के बारे में, ब्रिक्स पे के बारे में। जैसे आप लोग जानते हैं, ब्रिक्स 5 देशों का एक ग्रुप हुआ करता था। 2010 में कुछ फाउंडिंग मेंबर्स थे, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। कुछ रिसेंट मेंबर्स हैं, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। टोटल मेंबर्स है वो भी पढ़ेंगे और ब्रिक्स पे क्या है उसको भी डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सो टाइटल हमारे करंट अफेयर का है, एक पेमेंट मोड हम लोग एक्टिवेट कर रहे हैं ब्रिक्स पे करके, जो स्विफ्ट के डिपेंडेंस को कम करेगा। तो हमको यहाँ ब्रिक्स पे भी पढ़ना है, स्विफ्ट भी पढ़ना है और ब्रिक्स के बारे में भी कंप्लीट पढ़ना है। सो ब्रिक्स इज सीकिंग टू रिड्यूस वेस्टर्न डोमिनेंस इन ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर, क्योंकि आप जानते हो कि वेस्टर्न कंट्रीज का डोमिनेंस देखने को मिलता है। यूएस डॉलर्स की हम बात करें तो ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे इंपॉर्टेंट करेंसी या बड़ी करेंसी या रिलायबल करेंसी अगर हम किसी को कहते हैं तो डॉलर कंसिडर किया जाता है। इस मिथ को तोड़ने के लिए, यानी कि ये जो चला आ रहा है अभी तक डॉलराइजेशन हो रखा है, उसको ब्रेक करने के लिए रीजनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं या कंट्रीज है वो बहुत सारे काम कर रही हैं ताकि कोई एक कंट्री या करेंसी का डोमिनेशन ना हो। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स का फ्रेमवर्क है ताकि हम लोगों का जो डिपेंडेंस है यूएस लेड सोसाइटी या यूएस लेड करेंसी वो प्रॉब्लमेटिक ना हो। यहाँ शिफ्ट का फुल फॉर्म आपके सामने, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, यानी कि यूएस के द्वारा बनाया हुआ या उसके एसोसिएट कंट्रीज की तरफ से यूएस डॉलर को जो प्रायोरिटी दी गई है इंटरनेशनल ट्रेड में, उसको कम करने के लिए, रीजनल करेंसी को प्रमोट करने के लिए और डिपेंडेंसी कम करने के लिए ब्रिक्स पे हम लोग लेके आते हैं। सो ब्रिक्स की फाउंडिंग कंट्रीज हैं ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। नाउ ब्रिक्स पे तो बैकग्राउंड फॉर ब्रिक्स लेड फाइनेंशियल सिस्टम तो बिगिन होता है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी 2014 के फोर्ट लेजर समिट। इसको याद रखना, क्वेश्चन आया हुआ है। बाय क्रिएटिंग द न्यू डेवलपमेंट बैंक एंड कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट। सो आपको ये भी याद रखना है न्यू डेवलपमेंट बैंक इस टाइम पे आया है और किन्होंने बनाया है। यूएस और ईयू सैंक्शन ऑन रशिया 2015 पुश्ड मेंबर्स टू एक्सप्लोर ग्रेटर यूज ऑफ लोकल करेंसीज। ऑब्वियस सी बात है, अगर मेंबर कंट्रीज के किसी एक कंट्री पे सैंक्शन लगता है तो नो डाउट किसी दूसरी कंट्री पे भी कभी भी लग सकता है। सो यूएस का डोमिनेशन कम करने के लिए, डॉलर्स का डोमिनेशन कम करने के लिए लोकल करेंसीज को प्रमोट किया जा रहा है, लीडिंग टू करेंसी स्वैप एंड सेटलमेंट कॉपरेशन बाय 2017। एफर्ट कल्मिनेट करते हैं 24 का कजान समिट, जहां लॉन्च किया गया ब्रिक्स पे को, ताकि लोकल करेंसी क्रॉस बॉर्डर सेटलमेंट्स के काम में, ट्रेड के काम में ब्रिक्स के नेटवर्क को स्ट्रांग बना पाए। इसमें होगा क्या, मान लीजिए ब्रिक्स के मेंबर हैं रशिया और इंडिया। अगर ये लोग आपस में ट्रेड करते हैं, हमारी करेंसी रुपी, उनकी रूबी, तो आपस में ट्रेड करने के लिए थर्ड कंट्री के करेंसी को इतना पावरफुल बनाना गलत हो जाएगा कि डॉलर्स में हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। और नो डाउट आज के समय ऐसा ही होता है, किसी कंट्री का फॉरेक्स कितना है वो भी डॉलर्स में ही देखा जाता है। सो इसको ओवरकम करने के लिए, लोकल करेंसी को प्रमोट करने के लिए अब ब्रिक्स पे आ रहा है, जिसमें इंडिया पे कर देगा उनको रूबी में या रुपए में। वहां से जब उनके साथ ट्रेड होगा तो एक्सचेंज होता रहेगा पैसा, यानी कि दोनों कंट्रीज की करेंसी आपस में एक्सचेंज होती रहेगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एंड ट्रेड। ब्रिक्स पे प्रपोज्ड क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम है, जहां फैसिलिटेट किया जाएगा ट्रेड और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ब्रिक्स के अंडर, और लोकल करेंसीज को प्रमोट किया जाएगा ताकि जो हमारा डिपेंडेंस है स्विफ्ट जैसे सिस्टम्स पे या यूएसडी जैसे सिस्टम्स पे, यूएस डॉलर्स पे, वो कम किया जा सके। पार्ट ऑफ ब्रिक्स क्रॉस बॉर्डर पेमेंट इनिशिएटिव है, क्योंकि इनका एम है ताकि इंक्रीज किया जाए फाइनेंशियल सोवर्निटी, फाइनेंशियली इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड रेजिलियंस अगेंस्ट सैंक्शंस। अगर कोई सैंक्शन लगा देता है किसी कंट्री पे, जैसे मान लीजिए हमारी कंट्री पे अगर कोई सैंक्शन लगा देता है, तो हम लोगों का डिपेंडेंसी उस कंट्री या उनके डोमिनेशन में ना आके हमारी लोकल करेंसी को हम लोग प्रमोट कर सकते हैं। इंटर ऑपरेबिलिटी, ब्रिक्स पे इन्वेजिव
इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन नेशनल पेमेंट प्लेटफॉर्म इंक्लूडिंग कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, तो वो देखिए रशिया का सिस्टम है फॉर ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल मैसेजेस, ऑल्टरनेटिव है स्विफ्ट का ही, सो ये रशिया की तरफ से हुआ। चाइना का क्रॉस बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम है CIPS जिसको कहते हैं, पार्टिसिपेंट्स इसमें 120 से ज्यादा देश इसके पार्टिसिपेंट्स हैं। इंडिया का यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस जिसको आप UPI के नाम से जानते हो, डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है, ग्लोबल ट्रैक्शन का एक पॉइंट बन गया, बहुत सारे कंट्रीज इसको अच्छा मानते हैं, तारीफ करते हैं। आप इसका एग्जांपल ऐसे देखिए, आज से 10-12 साल पहले जहां डिजिटल लिटरेसी बहुत कम हुआ करती थी, डिजिटल इंडिया, डिजिटल करेंसी एक ड्रीम जैसा हुआ करता था, आज आपको ग्राउंड लेवल पे ऑलमोस्ट सभी के पास आपको UPI ट्रांजैक्शन फैसिलिटीज मिलेगी। इवन अगर आप दूसरी कंट्री से इंडिया में घूमने आए हो तो आप उसके UPI के थ्रू यहाँ भी पेमेंट, लोकल पेमेंट्स भी कर सकते हो। ब्राजील का सिमिलरली पिक्स है, रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है, वाइडली यूज्ड अक्रॉस लैटिन अमेरिका, तो ये सब वहां पे यूज होता है। नाउ ये हर एक कंट्री का अपना अपना जो ट्रांजेक्शन के तरीके हैं वो डिजिटल बैंक ब्रिक्स। सो 2009 में रशिया में हुए एक समिट के बाद एक रीजनल इंस्टीट्यूशन को प्रायोरिटी दी गई ताकि वेस्टर्न कंट्रीज का डोमिनेंस कम किया जा सके। इन कंट्रीज में ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और बाद में साउथ अफ्रीका, ये सब फाउंडिंग मेंबर्स है जिन्होंने ब्रिक्स को बनाया है। 2024 में यानी कि 2024 में इसमें कुछ और देश जुड़ते हैं जैसे कि ईरान, इजिप्ट, इथोपिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और 2025 यानी कि लेटेस्ट जनवरी 2025 में इंडोनेशिया भी इसका फुल टाइम मेंबर, ऑफिशियली मेंबर बन जाता है। ऑल ओवर 10 मेंबर्स आपको देखने मिलते हैं। नाउ अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि ऑफिशियल मेंबर्स कितने हैं ब्रिक्स के, तो आपको 10 नहीं 11 मार्क करने हैं, क्योंकि 2024 में सऊदी अरेबिया ने भी मेंबरशिप अप्लाई किया था और वो मेंबर बन गए थे, बट ऑफिशियली उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था उस चीज को। सो वो कंफ्यूजन रहता है कि 10 है या 11 है। बट अप्रैल 2026 के हिसाब से या आगे आने वाले समय के हिसाब से, जब तक कोई और नहीं आता है, आप 11 कंट्रीज के बारे में ही लिखोगे। 11 कंट्रीज इसके मेंबर है, जिसमें जो फाउंडिंग मेंबर्स है वो ब्राजील है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है, रशिया है। रिसेंट मेंबर्स की आपसे पूछा जाए, अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसमें लिखोगे ईरान है, इथोपिया है, इजिप्ट है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, सऊदी अरेबिया है और लेटेस्ट अभी जो जुड़ा है 2025 में इंडोनेशिया है। सो ये 11 कंट्रीज होती हैं, प्लस 10 वो वाली कंट्रीज हैं जो एसोसिएटेड हैं, एसोसिएट मेंबर्स इनको कहते हैं। फुल मेंबरशिप नहीं है उनके पास में, लेकिन एसोसिएट्स हैं। तो बात करते हैं हम लोग स्विफ्ट के बारे में। तो 1973 में फाउंड हुआ था, बेस्ड इन बेल्जियम। स्विफ्ट इज अ secure global messaging network used by over 11,500 institutions across more than 200 countries। आप तो इसका डोमिनेंस देख रहे हो। टेरिटरीज टू ट्रांजिट इंस्ट्रक्शंस फॉर इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर्स, तो ये यहाँ पे यूज की जा रही है। 200 से ज्यादा देशों में इसको यूज किया जा रहा है। इट डज नॉट मूव मनी इटसेल्फ बट प्रोवाइड्स स्टैंडर्डाइज्ड एनक्रिप्टेड मैसेज टू फैसिलिटेट पेमेंट्स। तो जनरली ऐसा नहीं है, क्योंकि 200 से ज्यादा देशों में प्रेजेंस है। फिजिकल करेंसी की तरह तुरंत एक्सचेंज नहीं हो जाता है, बट इंक्रिप्टेड मैसेज मिल जाता है। इन शॉर्ट आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट मान लिया जाता है। नाउ नेक्स्ट, नेशनल बैंक ऑफ बेल्जियम एक्ट करता है लीड ओवरसीयर्स ऑफ स्विफ्ट एंड सपोर्टेड बाय द G10 सेंट्रल बैंक्स। तो ये इनका सपोर्ट इनको मिल जाता है। ईच पार्टिसिपेटिंग बैंक इज असाइंड अ यूनिक स्विफ्ट कोड दैट आइडेंटिफाई इट्स इंस्टीट्यूशन। तो एक आइडेंटिटी मिलती है, ऐसे हर कोई ट्रांजेक्शन कर नहीं सकता है, तो एक आईडी मिल जाती है इनको। एंड लोकेशन एंश्योरिंग फास्ट एंड रिलायबल कम्युनिकेशन, ताकि इजीली आपस में कम्युनिकेशन कर पाए और जो ट्रांजेक्शनल बिजनेस इनकी है वो इजीली कर पाए। India has access to the SWIFT system, which allow its financial institution to send and receive secure messages for international and domestic transactions। तो जैसा जस्ट हमने डिस्कस किया, एनक्रिप्टेड मैसेज भेज दिए जाते हैं जो थर्ड पार्टी भी नहीं पढ़ सकते हैं। 2 इंस्टीट्यूशंस के बीच की बातें हैं और इंडिया के पास भी इसका एक्सेस है। अगेन 200 से ज्यादा कंट्रीज है तो हम भी उसके मेंबर हैं और हमें भी अलाउ कर दिया जाता है कि हम भी मैसेज भेज सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं, इन शॉर्ट ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं। सो ये स्विफ्ट के बारे में हो गया। नाउ
सवाल आता है कि जब हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल है तो हम लोग ब्रिक्स को क्यों फेवर कर रहे हैं, क्योंकि जैसे आप जानते हैं हमारा देश ना तो किसी अलायंस में शामिल होता है ना ही किसी फेवर में चला जाता है, हम लोग न्यूट्रल रहते हैं क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है। कल को कोई कंट्री का डोमिनेंस इतना ज्यादा ना हो कि वो हम पे कोई सैंक्शन लगाए, या किसी दूसरी कंट्री की वजह से हमारे कंट्री के ट्रांजेक्शन या कोई भी तरीके का प्रोसेस स्लो हो, तो हम लोग मल्टीपल ऑप्शंस ढूंढ के रखते हैं। सेम एग्जांपल आप देख सकते हो, आज के समय ईरान और यूएस इजराइल का जो भी वॉर चल रहा है, इसमें हम लोगों का जो मेन इंटरेस्ट है, जो हमारा मेन टास्क है कंट्री का, वो कंट्री के जो फ्यूल क्राइसिस है वो ना आए और रेगुलर सप्लाईज मेंटेन रहे, ट्रेड होता रहे, उसी पे फोकस कर रहे हैं। एक कंट्री पे डिपेंडेंट ना होके मल्टीपल पार्टनर्स के साथ हमारे ट्रेड चलते हैं। ओके, सो ब्रिक्स को एडवांस बना के ब्रिक्स पे एस्टेब्लिश करने के क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग शिफ्ट को चैलेंज कर रहे हैं, तो इसमें क्या क्या चैलेंजेस आएंगे। डिजायर फॉर फाइनेंशियल सॉवरेनिटी। शिफ्ट एज अ की ग्लोबल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर इज हेविली टाइड टू द यूएसडी, क्योंकि ये जो ऑल ओवर जो नेटवर्क बना है सब कुछ डिपेंडेंट है किस पे, यूएस डॉलर पे। इट इज कंट्रोल्ड बाय द G10 नेशंस, कुछ गिने चुने देश हैं जो इसको कंप्लीटली कंट्रोल करते हैं, जिससे ब्रिक्स का इन्फ्लुएंस ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में कम पड़ जाता है। BRICS-led alternative would ensure that member states have a greater say in the rule governing international finance. क्योंकि ऑल ओवर अगर 200 से ज्यादा देश हैं, राय तो सबकी लेनी चाहिए, एटलीस्ट कुछ तो राइट होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। G10 के कुछ कंट्रीज हैं, यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज ही हैं जहां सारे के सारे पावर्स एंड कंट्रोल्स उन्हीं के पास है, और उसमें भी यूएसडी को प्रमोट किया जाता है, यूएस डॉलर्स को प्रमोट किया जाता है। तो हमारे यहाँ पे यही चैलेंज है, और उसके लिए हम लोग ब्रिक्स पे की बात कर रहे हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम यूएस सैंक्शन की शिफ्ट हैज बीन यूज्ड बाय द यूएस एंड इट्स allies टू impose इकोनॉमिक सैंक्शंस कंट्रीज लाइक रशिया एंड ईरान, लिमिटिंग ब्रिक्स एबिलिटी टू एक्सेस ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स। नाउ कुछ गिने चुने देश अगर बैठ के डिसाइड कर लेते हैं कि हमको यूएस की तरफ से या किसी दूसरे कंट्री की तरफ से मिले हुए सैंक्शन से ट्रेड का नुकसान नहीं होना चाहिए, सो वो कोई ना कोई रीजनल इंस्टीट्यूशन की तलाश में रहते हैं। ये वही 5 कंट्रीज हैं जिन्होंने ब्रिक्स को बनाया है। नाउ सवाल आता है ये कि एथिकली भी ये जायज नहीं है कि कोई कंट्री या ग्रुप ऑफ कंट्रीज मिलके दूसरे कंट्री को इकोनॉमिकली नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे बाय द सैंक्शंस। हर एक कंट्री का गवर्निंग का अपना खुद का रूल है, वहाँ के लोग हैं वो डिसाइड करते हैं, वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो डिसाइड करता है, रूलर्स डिसाइड करते हैं, या पार्लियामेंट है तो वो डिसाइड करता है। कोई थर्ड पार्टी या फॉरेन कंट्री अगर इंटरफेयर करे या अपनी बात मनवाने के लिए ऐसे सैंक्शंस को यूज करे, वो गलत है, एथिकली रॉन्ग है। इसीलिए उसको चैलेंज करने के लिए रीजनल इंस्टीट्यूशंस अपने खुद के जो भी ऑल्टरनेटिव पॉसिबल है उसको लेके आ रहे हैं। ब्रिक्स चैलेंजिंग शिफ्ट्स, उसी में दूसरा टॉपिक हमारा था जियोपॉलिटिकल मोटिवेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन की राइजिंग जियोपॉलिटिकल टेंशंस इन द वेस्ट और विद द वेस्ट। वेस्ट आप देख रहे हो अभी चल ही रहा है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उसी साइड, स्पेशली इन्वॉल्विंग रशिया एंड चाइना, ये हमेशा उसमें शामिल रहते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। पुश्ड ब्रिक्स टू रिड्यूस वल्नरेबिलिटी टू वेस्टर्न फाइनेंशियल प्रेशर, क्योंकि अगर एक कंट्री पे सैंक्शन लगते हैं, फॉर एग्जांपल आप देखिए कि जब यूएस की तरफ से रशिया पे सैंक्शन लगाए गए तो बाकी की कंट्रीज को भी फोर्स किया गया कि रशिया के साथ आप ट्रेड ना करें। सो ऐसी सिचुएशंस में जब हमारे एक मेंबर कंट्री के साथ ऐसा होता है या इन फ्यूचर हमारे साथ ऐसा होता है, तो मेक श्योर करना जरूरी है कि हम लोग उसके ऑल्टरनेटिव ढूंढ के रखें और हैरान परेशान ना हो उस समय कि हमारे पास कोई ट्रेड के ऑप्शन या हमारी करेंसी पावरफुल नहीं रही है, ऐसा नहीं सोचना है और उसके लिए ऑप्शंस ढूंढ के रखने हैं। तो ब्रिक्स ऑल्सो एम टू डीपन साउथ साउथ कॉपरेशन by boosting economic ties with developing countries in Africa, Latin America, Asia through alternative payment system। हो सकते हैं मल्टीपल रीजनल ग्रुप्स बने, बट वो वाली कंट्रीज जिनको पीछे छोड़ दिया गया है या जियोग्राफिकली और इकोनॉमिकली काफी वीक एनवायरनमेंट में रहती हैं, उनको एक साथ लाके ऑल्टरनेटिव सिस्टम्स के थ्रू ऐसा एक नेटवर्क या कंट्रोल सिस्टम तैयार करना जो वेस्टर्न कंट्रीज के डोमिनेंस को कम कर सके, क्योंकि राइट टू इक्वालिटी वहां भी एग्जिस्ट करनी चाहिए।
दिस क्रिएट्स a strategic imperative to build a financial system less reliant on western institution। तो ये जरूरी होगा और काफी हद तक प्रेशराइज करेगा उन कंट्रीज को भी जो कोशिश करती हैं दूसरे कंट्रीज को कंट्रोल में रखने की, आपस में लड़ाई करवाने की। सो अगर ऐसा होगा कि रीजनल जो डिपेंडेंसी है एक दूसरे के ऊपर ही रहेगी पड़ोस में तो चलता है, लेकिन अगर कोई उसको एज ए टूल यूज करके आपसे हर वो चीज करवाना चाहे जो गलत है, एथिकली रॉन्ग है, तो ऑल्टरनेटिव आपको चाहिए रहते हैं। कंपीटिंग नेशनल पेमेंट प्रायोरिटीज। अब मान लीजिए ब्रिक्स पे तो लेके आ गए, लेकिन जैसा आपने देखा कि हर कंट्री का अपना खुद का भी एक सिस्टम है, जैसे इंडिया का यूपीआई, तो उसमें भी प्रॉब्लम आ जाती है। ब्रिक्स मेंबर्स आर प्रमोटिंग देयर ओन सिस्टम्स, अपने अपने सिस्टम को प्रमोट करेंगे, ऑब्वियसली बात है। जैसे चाइना का सीआईपीएस, इंडिया का यूपीआई, व्हिच कैन क्रिएट फ्रिक्शन व्हेन डिसाइडिंग हुज फ्रेमवर्क शुड लेड। नाउ अब सोचिए 5 मेंबर्स हैं, फाउंडिंग मेंबर्स हैं, पांचों के अपने अपने ट्रांजैक्शंस के टेक्नोलॉजीज है, मेथड्स हैं। नाउ सवाल ये आता है कि कौन से को यूज किया जाए। ऑब्वियसली बात, अगर आप वोटिंग भी करवाओगे तो हर कंट्री अपना ही नाम लेगा। चाइना का इकोनॉमिक वेट एंड द वाइडर रीच ऑफ सीआईपीएस 120 से भी ज्यादा देशों में है। कंसर्न्स हैं ब्रिक्स पे कुड इफेक्टिवली बिकम चाइना लेड, जो बाकियों के लिए मुश्किल होगा, खास करके हमारे लिए मुश्किल होगा, क्योंकि हम लोग बॉर्डर शेयर करते हैं। हम लोगों का ट्रेड सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर चाइना है हमारा, और हम लोग रुपए को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं। सो हमारे लिए एक चैलेंज है, क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपस में ही इनमें कंपटीशन चलता रहता है। चाइना वर्सेस इंडिया की भी बात करें तो 120 से ज्यादा देशों में चाइना का डोमिनेंस है। सो हमें लगता है कि अगर ऐसा हो, ब्रिक्स पे अगर अपना लिया गया, तो सीआईपीएस को प्रमोशन मिलेगा और हमारा भी पीछे रह सकता है। सो वो भी एक कंसर्न है। पॉलिटिकल राइवलरीज भी है कि टेंशन है इंडिया और चाइना के बीच में, मल्टीपल रीजंस की वजह से, पर्टिकुलरली और इंडिया का रिलेक्टेंस टू अडॉप्ट सीआईपीएस इन फेवर ऑफ यूपीआई। हम लोग तो ऑब्वियसली बात है यूपीआई को ही फेवर करेंगे। सो इस बात के लिए भी टेंशन है, जिसकी वजह से कॉपरेशन पीछे रह सकता है। अगर ग्रुप में 5 लोग हैं और 2 लोगों में कंपटीशन है, 2 लोगों में अगर लड़ाई है, तो कॉपरेशन पीछे रह जाता है। हो सकता है कि वो ग्रुप भी जियोग्राफिकली या फेवर के थ्रू डिवाइड हो जाए। जियोपॉलिटिकल डिफरेंसेस मस्ट बी रिजॉल्व फॉर ब्रिक्स पे टू सक्सीड। अगर कोई सॉल्यूशन निकालना है शिफ्ट के अगेंस्ट, तो इस लड़ाई को खत्म करना पड़ेगा। तो वो जो भी गवर्नमेंट डिसाइड करती है उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। टेक्निकल इंटरऑपरेबिलिटी की दीज प्लेटफॉर्म्स करंटली ऑपरेट डिफरेंटली, सबका अपना अपना तरीका है। अलाइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, मैसेजिंग स्टैंडर्ड, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स एंड सेटलमेंट मैकेनिज्म इज कॉम्प्लेक्स एंड रिसोर्स इंटेंसिव। अब सवाल आता है कि 5 कंट्रीज मिलकर अगर एक पेमेंट गेटवे बनाती है, तो उसमें रिसोर्सेज कौन देगा? दूसरा, क्योंकि अगर आप उसके मेंबर हो और दूसरे कंट्री का पेमेंट वाला मोड आपने एक्सेप्ट कर लिया है, सो जैसे आपने देखा स्विफ्ट में क्या होता था, एनक्रिप्टेड मैसेज के थ्रू ट्रांजेक्शन्स होते थे। यहाँ भी अगर एनक्रिप्टेड मैसेज वाले ट्रांजेक्शन हम लोग लेके आए, तो कहीं ना कहीं हम लोग प्राइवेसी जो है कंट्री की ट्रेड के रिगार्डिंग, वो प्रोवाइड करवा दे रहे हैं दूसरे देश को, और वो भी तब ज्यादा मुश्किल हो जाता है जब सामने वाला देश हमारा कंपटीशन हो, लाइक चाइना। सो थोड़ा प्राइवेसी कंसर्न्स भी रहता है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेटेड मॉनेटरी पॉलिसी की शेयर्ड प्लेटफॉर्म आर्किटेक्चर रिक्वायर्स लॉन्गर टर्म कोऑर्डिनेशन ऑन कैपिटल फ्लोज, एक्सचेंज रेट, लिक्विडिटी मैनेजमेंट, एन एरिया वेयर ब्रिक्स कंट्रीज हैव डाइवर्जेंट प्रायोरिटीज। तो कोऑर्डिनेटेड मॉनेटरी पॉलिसीज की भी प्रॉब्लम है। एक जैसा एक फ्लो होना चाहिए। लाइक आप समझते हैं बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है मनी फ्लो, मॉनेटरी फ्लो रहना जरूरी है। ब्रिक्स कंट्रीज के साथ वो प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, क्योंकि वो शिफ्ट तो एस्टेब्लिश्ड सिस्टम है, 200 से ज्यादा कंट्रीज में चलता है, यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम देखने मिल सकती है। सो जो चैलेंजेस देखे गए हैं मेजर्स में वही आ जाएंगे। स्ट्रेटेजिक रोड मैप की फेज्ड स्ट्रेटेजिक रोड मैप बनाना पड़ेगा ब्रिक्स पे के लिए, ताकि बायलैटरल लोकल करेंसी सेटलमेंट्स को बढ़ावा दिया जा सके। बायलैटरल मतलब 2 कंट्रीज के बीच में ट्रांजैक्शन, जैसे रशिया इंडिया की बात करें तो हमने रुपए में पेमेंट कर दिया, उन्होंने रूबी में कर दिया, नेक्स्ट टाइम वो ट्रांजेक्शन्स वापस से एक्सचेंज कर लेंगे, तो दोनों करेंसी प्रमोट होती रहेगी। देन इन्वॉल्व इनटू अ डिजिटल पेमेंट नेटवर्क, उसके बाद इसमें आ जाएंगे एक्सपेक्ट
एक्सपेंडिंग थ्रू रीजनल पार्टनरशिप इन अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, सेंट्रल एशिया टू बूस्ट अडॉप्शन। अगर वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा नेटवर्क, तो बाकी के कंट्रीज के साथ भी उसको बढ़ावा दिया जा सकता है, इम्प्रूव किया जा सकता है। इंसेंटिवाइजिंग पार्टिसिपेशन, तो ऑफरिंग बेनिफिट्स लाइक रिड्यूस ट्रांजेक्शन कॉस्ट। अगर ट्रांजेक्शन कॉस्ट को कम कर दे हम लोग शिफ्ट से, तो और जल्दी उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं बाकी की कंट्रीज और अडॉप्ट कर लेंगे अगर ब्रिक्स पे, तो अच्छी बात है। अगर शिफ्ट के बराबर भी कंट्रीज हमारे साथ एसोसिएट हो जाती है, तो हम उसको चैलेंज कर सकते हैं। स्ट्रेंथनिंग इंटरऑपरेबिलिटी, तो इंश्योर करें हम लोग कंपैटिबिलिटी बिटवीन नेशनल पेमेंट सिस्टम्स, अलग अलग कंट्रीज की जो आप देख रहे हो जो compete कर रहे हैं आपस में, अगर सब लोग मिलजुला के काम करें तो शायद ये आसान हो सकता है। फिलहाल ये क्रूशियल है वो स्मूथ क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन के लिए। अगर हमको करना है क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन, देश के बाहर के ट्रेड के बदले में अगर हमको मनी फ्लो मेंटेन रखना है, तो जरूरी है हम लोग एक ऐसा सिस्टम या मैकेनिज्म बनाएं जिसमें सब लोग कॉपरेट करें। पॉलिटिकल कंसेंसस और कॉपरेशन, तो जियो पॉलिटिकल लाइब्रेरी जैसे इंडिया चाइना के बीच में चलता रहता है। इवन चाइना के साथ तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। चाइना को 14 कंट्रीज बॉर्डर शेयर करती हैं, सबके साथ इनका प्रॉब्लम चलता रहता है। बट अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें, तो जियो पॉलिटिकल लाइब्रेरीज अगर अलाइन नहीं होती है नेशनल इंटरेस्ट से, या हमको अगर वो प्रॉब्लमेटिक लगता है, तो अप्रोच थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जिसके लिए यूनिफाइड अप्रोच की जरूरत पड़ती है। कंक्लूजन, सो ब्रिक्स चैलेंज करता है शिफ्ट के एम जो है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। जैसे मान लीजिए कि हम लोग ब्रिक्स पे लेके क्यों आ रहे हैं, तो हम लोग लेके आ रहे हैं ताकि हम लोग शिफ्ट के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें। प्रोटेक्शन फ्रॉम सैंक्शन, सैंक्शन से प्रोटेक्ट हो सके। मोर इंक्लूसिव ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को एस्टेब्लिश कर सके थ्रू इनिशिएटिव्स लाइक ब्रिक्स पे एंड स्ट्रॉन्गर कॉपरेशन बिटवीन नेशनल पेमेंट सिस्टम। ब्रिक्स कोशिश करता है कि एक ऐसा इक्विटेबल फाइनेंशियल इकोसिस्टम क्रिएट करे ताकि दूसरे कंट्रीज पे डिपेंडेंस कम हो सके। ओके, रीड द क्वेश्चन। इजी सा क्वेश्चन है, 2016 में आया हुआ है एग्जाम में। कंसिडर करने हैं कुछ स्टेटमेंट्स को। फर्स्ट है, न्यू डेवलपमेंट बैंक हैज बीन सेट अप बाय एपीईसी। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, हेडक्वार्टर्स ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक इज इन शंघाई। दो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, ऑप्शंस में आप सिलेक्ट करोगे। आई होप क्वेश्चन सबने पढ़ लिया होगा। सो नाउ क्वेश्चंस पे आते हैं। अगेन, न्यू डेवलपमेंट बैंक जस्ट हम लोग देख के आए हैं, एपीईसी का काम नहीं है, उसको हम लोग डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, हमने एस्टेब्लिश किया है। सो स्टेटमेंट 1 गलत है। सेकंड कि इसका सांघाई है वो करेक्ट है, सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विद द रेफरेंस टू अ ग्रुपिंग ऑफ कंट्रीज लाइक ब्रिक्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट समिट ऑफ ब्रिक्स वाज हेल्ड इन रियो डे जेनेरियो 2009 में। ये 2009 तो करेक्ट है, बट वो रशिया में हुआ था, सो स्टेटमेंट फर्स्ट गलत हो जाएगा। साउथ अफ्रीका वाज द लास्ट टू जॉइन द ब्रिक्स ग्रुपिंग, हाँ जो स्टार्टिंग में जुड़ रहा था, जो फाउंडिंग मेंबर्स है उसकी बात कर रहे हैं, सो ये करेक्ट है और इसीलिए ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगेन याद रखिए, ब्रिक्स के फाउंडिंग मेंबर्स हैं ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। रिसेंट मेंबर्स की बात करें तो ईरान, इथोपिया, इजिप्ट, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड सऊदी अरेबिया, जिन्होंने 2024 में मेंबरशिप तो लिया था, बट उसको एक्सेप्ट करते करते काफी टाइम लग गया, तो अभी वो फुल मेंबर हैं। और 2025 में जुड़ गया इंडोनेशिया। टोटल 11 कंट्रीज हैं प्लस 10 एसोसिएट कंट्रीज हैं। ओके, तो ब्रिक्स वाला करंट अफेयर हमारा पूरा होता है। आई होप आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है